ओवर थिंकिंग चलती रहती है दिमाग में, फ्यूचर से रिलेटेड सोच करके कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। दैट लीड्स टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन, क्योंकि अगर एक ही थॉट को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे अपने माइंड में और वो थॉट कंक्लूड नहीं होगा, एंड नहीं होगा, तो वो लूप बन जाएगा और उस लूप को ही स्ट्रेस बोलते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस, मैं एक एग्जांपल लूँ तो, कि हम वो बिजनेस कर तो रहे हैं बट इतना डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, या फिर आप ये कह लीजिए कि प्रॉफिट नहीं आ रहा है, मार्केट में कंपटीशन है इतना ज़्यादा सेम चीज़ पे, तो होता क्या है, फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, फिर ऐसा लगता है कि चेंज करते हैं। आज हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि हम ऐसे काम करेंगे क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं आ रहा, और जस्ट उसको 1 वीक ही हुआ है उस स्ट्रैटेजी को, नेक्स्ट वीक हमने एक और स्ट्रैटेजी बना ली। ओवर थिंक कर करके बार बार अपनी प्लानिंग्स चेंज कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अपने पास से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो स्टिक नहीं रह पा रहे हैं। वाई आर यू कॉलिंग इट अ डिस्ट्रैक्शन? क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हैं बिजनेस में या कोई भी काम कर रहे हैं और वहाँ पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं, इसको पिवट करना बोलते हैं। आप कुछ अलग कर रहे हैं, वाई आर यू कॉलिंग इट अ डिस्ट्रैक्शन? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने कुछ प्लानिंग करी है तो हमें उसको टाइम देना चाहिए ना, उसको टाइम देंगे तब वो शायद रिजल्ट देगा, बट हम लोगों में इतने पेशेंस ही नहीं है कि उसको मैं टाइम दूं, तो पेशेंस की कमी कह सकती हूँ मैं इसको। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, उसी क्वेश्चन में आप खुद उसका आंसर भी दे रहे हो और यहीं पे गड़बड़ हो रही है। व्हाट यू आर सेइंग इज कि इस तरह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, यानी कि मैं जब कोई काम करती हूँ वहाँ पे रिजल्ट नहीं आता है तो मैं कुछ और करती हूँ। लेकिन अगर मैं ये ना करूँ, मैं उसी स्ट्रैटेजी पे टिके रहूँ, यानी मेरे अंदर पेशेंस हो। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा, पेशेंस कितना होना चाहिए? अभी आप कह रहे हो 1 हफ्ते में मैं चेंज करती हूँ अपनी स्ट्रैटेजी को, तो क्या आप ये कह रहे हो कि अगर 1 हफ्ते में ना करूँ, 1 महीने में करूँ, 1 साल में करूँ, 10 साल में करूँ तो रिजल्ट मिल जाएगा? राइट। सो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो आप गोल सेटिंग कर रहे हैं उसमें साथ में टाइम भी होना चाहिए। अभी प्रॉब्लम ये है कि आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई बट आपने ये उसके साथ में नहीं अटैच किया कि कितने टाइम में ये डिसाइड होगा कि स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर उसका मेजरमेंट क्या है कि किस बेस पे आप कहोगे कि स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल है या फेलियर है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई और वहां पे 10 ऑर्डर आ गए और आप परेशान हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ये नहीं सोचा था, या तो आपने पहले से ये सोच लिया होगा कि ये करके 100 ऑर्डर आएंगे, तो इसका मतलब प्लानिंग में गलती हो गई, या फिर आपने ये टाइमलाइन सेट नहीं करी कि कितने टाइम में वो होगा तो हम उसको सक्सेस कहेंगे या फेलियर कहेंगे। तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रैक्शन, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग कैसे करें लाइफ में। बट ओवर थिंक एट द सेम टाइम मेरे को ओवर थिंक होने लग जाता है कि नहीं हो पा रहा है, इससे मैं कैसे ओवरकम करूं, मतलब मैं ओवर थिंक इतना कर लेती हूँ कि फिर मैं उस प्लानिंग को चेंज कर देती हूँ। तो प्लानिंग को चेंज करना बुरा थोड़ी ना होता है। जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं किसी भी बिजनेस में, आपको क्या लगता है कि उन्होंने अपने माइंड में एक प्लान बनाया और उस पर स्टिक हो गए और उनको सक्सेस मिल गई? ऐसा होता है? नो। जैसा हम प्लान बनाते हैं लाइफ में वैसा कभी भी नहीं होता है। आप में से कितनों की शादी हो गई है? 2 की हुई है। तो जैसा सोचा था शादी के बारे में वैसा कुछ होता है? उससे बिल्कुल अलग ही कुछ हो रहा होता है ना। वो बात शादी के बाद में समझ आती है कि ये तो कुछ और ही हो रहा है, जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। ऐसे ही बिजनेस में होता है, ऐसी जॉब में होता है, ऐसी हर काम में होता है। हम सोचते कुछ है, होता कुछ और है। तो जब उससे अलग हो रहा होता है जैसा हमने सोचा होता है, तो अपने प्लान को चेंज करना होता है। तो इसमें गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है। नाउ यू आर सेइंग ओवर थिंकिंग। जो भी आपको यहां पर दिख रहा है या दुनिया में कुछ भी ऐसा दिख रहा है जो कि मैनमेड है, इज इट नॉट अ रिजल्ट ऑफ ओवर थिंकिंग? किसी ने वन पॉइंटेड थिंकिंग करी, जिसने करी पता नहीं उसके सर में कितना दर्द हुआ होगा, कितने उसने अपने दिन खराब करे होंगे जिंदगी के, या शायद पूरी जिंदगी खराब करी होगी, तब जा करके वो चीज पॉसिबल हो पाई। जैसे यहाँ पे कैमरा लगा है जो कि अभी हमको रिकॉर्ड कर रहा है हमारी कॉन्वर्सेशन को। सोचो जिसने कैमरा बनाया, क्या वो बिना थिंकिंग के बन गया? दैट मीन्स ओवर थिंकिंग करना गलत नहीं है। ओवर थिंकिंग करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। सबसे पहले तो ये हमको समझना पड़ेगा, प्लस ये समझना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम आप कह रहे हो, क्या आप ओपन भी हो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, या फिर जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसी में आपके पास में आंसर भी है फिर भी आप पूछ रहे हो। जैसे आपने क्वेश्चन ये पूछा कि ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं कुछ टाइम में अपना बिजनेस प्लान चेंज कर देती हूं जिसकी वजह से मुझे ओवर थिंकिंग होती है, लेकिन अगर मैं ये ना करूं, मेरे अंदर पेशेंस हो और मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, पहले तो आपको ये कैसे पता कि वो स्ट्रैटेजी सही है या नहीं है?
क्योंकि अगर वो सही नहीं है तो एक हफ्ता क्या, एक साल में भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, 100 साल में भी नहीं मिलेगा। तो इस पेशेंस द आंसर। सो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि मेरे को एग्जैक्टली आइडिया ही नहीं है कि जो मैं प्लानिंग कर रही हूँ वो ठीक भी है कि नहीं है। दैट इज अ प्रॉब्लम। यस एग्जैक्टली। प्रॉब्लम ये है कि हमें क्लैरिटी नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं है, या उसकी वजह से रिजल्ट आएगा भी या नहीं आएगा। राइट। इसलिए ओवर थिंकिंग हो रही है, इसलिए डर लग रहा है, इसलिए माइंड बार बार चेंज होता रहता है कि अब ये करूं या वो करूं, जॉब करूं या बिजनेस करूं, या बिजनेस में ये चेंज कर दूं या बिजनेस ही चेंज कर दूं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कैसे हमारा जो प्लान है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रांग बने। उसमें सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होने चाहिए, फेलियर के बहुत कम होने चाहिए, और अंदर से आपको ये पता होना चाहिए, नॉट बेस्ड अपॉन कि मुझे ऐसा लगता है, कि मेरी गट फील ऐसा कहती है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि पहले प्रॉब्लम को अच्छे से डायग्नोस करो। तो प्रॉब्लम जो मुझे समझ आ रही है, जो प्लान है, जो स्ट्रैटेजी है, उसमें इतना दम नहीं है। अब वो क्यों नहीं है? क्योंकि आपको उसमें एक्सपीरियंस नहीं है। वही प्लान जो आप बना रहे हो, अगर वो प्लान मैं बनाता हूं या कोई और इंसान है जिसने उस तरह का बिजनेस किया हुआ है, वो बनाता है और वो आपको बताता है कि इसको इस तरीके से कर लो, अब कोई डिस्ट्रैक्शन आएगा आपके माइंड में और वो आपको एग्जैक्ट बता दे कि देखो ये करने से इतना टाइम लगेगा, और आपको कॉन्फिडेंस हो कि वो इंसान जो गाइड कर रहा है वो अपने फायदे के लिए आपको गाइड नहीं कर रहा है कि जो मैं प्लान दे रहा हूं ना, इस पे चल करके तुम 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए महीने का कमाओगी, बस मुझे 1 लाख रुपए दे दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंसान अपने फायदे के लिए आपके प्लान को मैनिपुलेट कर रहा है। बट मान लो आपको कोई वेल विशर है, फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, या कहीं कोई कनेक्शन में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होता है ना जो वैसा कुछ कर रहा होता है जैसा कि आप कर रहे हो। तो अगर उनको आप अप्रोच करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। पर मुझे ऐसा लगता है सर कि कोई भी सही एडवाइस नहीं करता। हर कोई जो भी पर्सन एडवाइस करता है वो अपने एंड पे एडवाइस करता है। मुझे ऐसा लगता है अगर इंजीनियर से इंजीनियर वाले क्वेश्चन करे जाए तो ही बेटर है, उससे मेडिकल के क्वेश्चन करेंगे तो वो क्या आंसर करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है एडवाइस भी किससे ले, मतलब कोई एडवाइस सही करता नहीं है। या तो अगर कोई एडवाइस कर रहा है तो वो अपने एंड पे सिर्फ अपने फायदे की बात करता है कि जैसा आपने बताया कि मुझे 1 लाख दे दो और तुम्हें 50 लाख आ जाएंगे। सेम एडवाइस समझ नहीं आता। अगर उस फील्ड की आपको ना नॉलेज है ना एक्सपीरियंस है और आप ये अज्यूम कर रहे हो कि एडवाइस कोई सही नहीं देता है, तो आपने अपने लिए सक्सेस के दरवाजे ही बंद कर दिए हैं। अब चाहे ओवर थिंकिंग हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे उस प्लान पे आप 1 साल काम करो, चाहे 10 साल काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले तो अपने जो प्री कंसीव नोशंस हैं उसको चैलेंज करो। ये कहना कि एडवाइस कोई सही नहीं देता है, ये आप अपने लिए ही सारे रास्ते बंद कर रहे हो। कोई तो एडवाइस सही देता है, ऐसे मत कहो। आपके सामने एक इंसान बैठा है। राइट। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो तो मैंने बहुत सारे सेशंस बनाए हैं, तो क्या मैंने गलत एडवाइस दी है? नो नो सर, नो 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 नो। तो इसका मतलब कहीं तो कोई है ना जो सही एडवाइस देता है, और मैं अकेला तो हूं नहीं। बहुत सारी बुक्स हैं जो बहुत अच्छे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स ने लिखी है जिन्होंने एक्चुअल में बिजनेस किया है, तो वो भी एडवाइस सही दे रहे हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी बायोग्राफीज हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप कर रहे हो उससे रिलेटेड वो कुछ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप क्या काम कर रहे हो? आप एजुकेशन कंसल्टेंसी है मेरा। एजुकेशन कंसल्टेंसी विच इज अ सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस। राइट। इसको पहले हमने ब्रॉड किया, क्योंकि अगर हम बोलते हैं एजुकेशन कंसल्टेंसी वाला ही कोई इंसान आकर के आपको गाइड करेगा तो वो क्यों करेगा, क्योंकि उसके तो आप कॉम्पिटिटर हो गए। बट अगर हम बोलते हैं एक सर्विस रिलेटेड बिजनेस जो कोई सक्सेसफुली कर रहा हो और एग्जैक्टली एजुकेशनल कंसल्टेंसी में ना हो, लेकिन कोई और सर्विस ऑफर कर रहा हो या सक्सेसफुली किसी बिजनेस को रन कर रहा हो या कर रही हो, और वो आपके फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, आई एम श्योर ऐसे लोग होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। अगर उन लोगों को आप बोलोगे कि मैं कुछ करना चाह रही हूं और मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूं, तो क्या वो मना करेंगे मिलने के लिए? नो। मिलेंगे, आपकी बात को समझेंगे। फिर अगर आप ध्यान से उनकी बातों को सुनोगे तो कुछ बातें आपको ठीक लगेंगी, कुछ नहीं लगेंगी, और कुछ नहीं तो उनके साथ बैठ करके जब डिस्कशन करोगे तो हो सकता है जो आप कर रहे हो उसमें बहुत सारे फ्लॉज आपको नजर आ जाएंगे, कुछ नए आइडियाज मिलेंगे, उनके एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बट वहाँ पे ये लगता है कि वो बिजनेस मेरे लिए ठीक है। मुझे ये समझ नहीं आता सर कि बिजनेस जिसमें प्रॉफिट हो वो करना चाहिए काम, या फिर जो हमारा शौक है या पैशन है उसको फॉलो करना चाहिए। आइडियल सिनेरियो है वो आपका शौक और पैशन भी होना चाहिए और उसमें पैसा भी होना चाहिए, ये आइडियल सिनेरियो है। बट अगर ये नहीं भी है तो सेकंड बेस्ट सिनेरियो है कि उसमें पैसा होना चाहिए, अगर आप बिजनेस वर्ल्ड की बात कर रहे हो तो। दैट मीन्स मनी मैटर्स।
मनी ऑब्वियसली मैटर्स, नहीं तो काम कर क्यों रहे हो? मतलब इफ यू सेइंग मनी डजंट मैटर, तो जो भी आप कर रहे हो दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज यू आर कॉलिंग इट अ बिजनेस. या तो कहो कि ये मेरा बिजनेस नहीं है, इट्स माई पैशन, लाइक वॉकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग विथ फ्रेंड्स. वन ऑफ माई फ्रेंड इज सेइंग कि मेरे को एनिमल्स बहुत पसंद है, तो वो कहता है कि ना कुछ एनिमल्स के लिए करो क्योंकि तुम बहुत डेडिकेटेड हो उनके लिए. तुम एजुकेशन कंसल्टेंसी में गलत हो, तुम कुछ एनिमल्स के लिए ही करो, लाइक कुछ शेल्टर चलाओ या ऐसा रेस्क्यू करो, एनजीओ टाइप चलाओ. यू आर नॉट फॉर एजुकेशन कंसल्टेंसी बिजनेस, यू आर फॉर एनिमल्स ओनली. तो फिर मैं सीधा सा क्वेश्चन है, कोई घुमा फिरा करके नहीं. अभी जो आप कर रहे हो एजुकेशनल कंसल्टेंसी वाला जो भी काम कर रहे हो, वहां से पैसा कमा रहे हो या गंवा रहे हो? नहीं, कमा रही हूँ. कमा रहे हो ना, तो करते रहो, साथ साथ में अपना जो कर रहे हो वो करते रहो. अगर आप पैसा नहीं कमा रहे होते तो फिर ये सवाल उठता कि हाँ ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं एनिमल से रिलेटेड, जो बहुत कुछ किया जा सकता है. अगेन दैट्स अ बिग इंडस्ट्री, वो कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है, और उसको करने के भी बहुत तरीके हैं. और फ्यूचर में आप चाहो तो वो कर भी सकते हो. यहाँ से पैसा कमाने के बाद में आप अपना वो भी कर सकते हो, एज बिजनेस भी कर सकते हो, एज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हो, फ्री में भी कर सकते हो. डिपेंड करता है आपके पास में कैसे रिसोर्सेज हैं, पीछे से बैकअप कैसा है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में बहुत पैसा है, उन्होंने शेल्टर होम खोल लिया है स्ट्रीट डॉग्स के लिए और ऐसे जो भी एनिमल्स होते हैं उन लोगों के लिए, और वो किसी से पैसा भी नहीं लेते हैं, खुद ही सारा मैनेज कर रहे हैं. तो आप भी करो, कौन रोक रहा है? पैसा होना चाहिए. अब डिपेंड करता है आपके पास कितना पैसा है. करेक्ट. और आपको ये भी समझना है हर एक चीज़ का अपना प्लस माइनस है, क्योंकि जैसे ही एक चीज़ को आप एज प्रोफेशन करते हो तो वहां पे आपकी अप्रोच बदल जाती है. फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैं अभी कर रहा हूं, अगर मान लो मैंने आप लोगों से पैसे ले लिए, तो जिस तरह से मैं कर रहा हूं क्या मैं उस तरह से कर पाऊंगा? नो. फिर बेसिकली एक एक्सचेंज ऑफ सर्विस होगी वहां पर, कि आप आकर के मुझे ये कहोगे कि मैंने पैसे दिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, चलो सर मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी करो. मैंने आपको पैसे दिए थे मोटिवेशनल टॉक के लिए, तो हमें मोटिवेट करो सर, हमें तो एनर्जी चाहिए, गूज़बम्प चाहिए, ये बातें नहीं चाहिए. लेकिन क्योंकि मैंने आपसे पैसे नहीं लिए, तब मैं क्या करूंगा? जो मुझे सही लगेगा वो करूंगा ना. अगर आपको नहीं सही लग रहा है तो आप उठ करके जा सकते हो, या अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो बंद कर दो, सब्सक्राइब किया हुआ है अनसब्सक्राइब कर दो. तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा इन सब चीज़ों से. समझ गए? तो ये मेरी अपनी कॉल है, मुझे देखना है किस काम को पैशन के लिए करना है और किस काम को एज अ प्रोफेशन करना है. अब वो मैंने किस बेस पे कॉल लिया? देखो, ऐसा नहीं है कि पैसा जरूरी नहीं है, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बट कुछ ऐसे काम होते हैं जिंदगी में जहां पर अगर पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो उस काम का जो एसेंस है वो खत्म हो जाता है. अभी ये जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो जो जैसा है मैं वैसा बोल सकता हूं, बिना ये सोचे कि आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है. सच जितना मर्जी कड़वा हो मैं बोल सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं. मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये ही करना है, ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है. नहीं तो आप लोगों का क्या होता है, ऑडियंस का क्या होता है, वो एक टैग दे देती है. जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो एनिमल्स के लिए कुछ करना है, तो एनिमल्स के लिए जब आप कुछ करोगे तो उनकी एक्सपेक्टेशन होगी आपसे. फॉर एग्जांपल कोई एनिमल केयर सेंटर आपने खोल दिया, तो वो कहेंगे अच्छा वहां पर तो ये होता है, आप ये क्यों नहीं कर रहे? वहां पर ये नहीं है कि आप अपने हिसाब से कुछ करने लग जाओगे, आपको उनको सेटिस्फाई करना होगा. इसको बिजनेस बोलते हैं. इन अदर वर्ड्स, जो बिजनेस होता है, प्रोफेशन होता है, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो आप नहीं होते हो. इनफैक्ट आप वहां पर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते हो. वहां पर जो आपको पैसे दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है. उसको क्या चाहिए? अगर आप उसको वो दे पाओगे जो उसको चाहिए तो बिजनेस में रहोगे, नहीं तो बाहर हो. आप कहोगे मुझे तो ये पसंद है, वो कहेगा मुझे ये पसंद नहीं है, तो बिजनेस कहां हुआ? पैशन में ऐसा नहीं होता है. पैशन में द सेंटर इज यू. जो आपको पसंद है वो करो, किसी के बाप का कर्जा नहीं देना. तो वो आप किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए. हाँ, उससे किसी का बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है डजंट मैटर, बट यू आर डूइंग इट बिकॉज आपको अच्छा लगता है वो करना. और ये जो फर्क है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग नहीं समझते हैं इस फर्क को. सर आई एम पैशनेट अबाउट दिस, इससे मैं पैसा कैसे कमाऊं? इट डजंट मैटर भाई कि तू कितना पैशनेट है कितना नहीं है. जो पैसा दे रहा है उसको समझ कि ये जो तू काम कर रहा है उसके लिए वो कितना पैसा देने को तैयार है. वो सामने वाला बंदा कहे कि मैं तो तेरे को 50 रुपए दूंगा, तो हाँ तेरी 50 रुपए ही है वैल्यू. तो अपने माइंड में कुछ भी सोचता रहे. दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू. उस इंसान की वैल्यू मार्केट डिसाइड करेगी, बट पैशन में ऐसा नहीं होता है. तो इसलिए इन दोनों को आइडियली हर इंसान को अलग अलग रखना चाहिए, पैसे को, पैशन को.
रिलेशनशिप को, ये अलग अलग चीजें हैं। बट हमारे केस में क्या होता है, बहुत सारे लोगों के केस में सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। रिलेशन में पैसा घुसा पड़ा है, पैसे में रिलेशनशिप आया पड़ा है, पैसा कमा रहे हैं, ब्रेकअप हो गया, अरे तो दो अलग अलग चीजें हैं, उसको उससे क्या कनेक्शन है? काम पे ध्यान दो। ब्रेकअप हो गया तो गुस्सा आ रहा है अंदर से, और एनर्जी लगाओ काम के अंदर, काम को और अच्छे से करो। और पैशन में हम कंफ्यूज होते रहते हैं। अगर आपको ये गलतफहमी है कि अगर अपना पैशन फॉलो करोगे तो उसके बाद में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो जाएगा या आपको बहुत मजा आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। अपना पैशन फॉलो करने में भी बहुत सारे ऐसे काम करने होते हैं जो आपको करना पसंद नहीं है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देने होते हैं, अपने आप को चेंज करना होता है। जहां पैशन प्रोफेशन बनता है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आनी ही आनी है, नो मैटर व्हाट। मान लो आप जॉब कर रहे हो कहीं पे, तब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई ना, जो आपको सैलरी दे रहा है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। पसंद है नहीं है, डजंट मैटर, नहीं कर सकते तो जाओ जी बाहर जाओ, कोई और आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। बिजनेस कर रहे हो, अपने स्टाइल से करना चाहते हो, मान लो आप ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हो, कपड़ों का कर रहे हो, अब वैसे कपड़े बेचना चाहते हो जो आपको अच्छे लगते हैं, लोगों को नहीं अच्छे लगते, कहेंगे ये नहीं चाहिए हमें, और अगर चाहिए भी तो इस प्राइस पॉइंट पे नहीं चाहिए, हो गया बिजनेस खत्म शुरू होने से पहले ही। तो वहां पे तो सिंपल ये समझना होता है कि सामने वाले को क्या चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसको पूरा करना होता है। अब कुछ रेयर केसेस में ऐसा होता है कि वो आपके पैशन से कनेक्ट हो रहा होता है, बट उसमें भी ट्वीकिंग करनी होती है। एग्जाम्पल दूं, जैसे मेरा पैशन क्या था एक टाइम पे, दैट वाज फोटोग्राफी। तो एज फोटोग्राफर मैं या जो मेरी टीम है, हम एक पर्टिकुलर तरह का शूट करना चाहते हैं जो हमको अच्छा लगता है करना, बट मार्केट को वो खरीदना अच्छा नहीं लगता है। बिकते वही शॉट्स हैं जो पिछले बहुत सालों से बिकते आ रहे हैं, मतलब कि एक पैटर्न है जहां पे क्रिएटिव शॉट्स लोग देख करके बोलते तो हैं कि ये बहुत अच्छा है, बट खरीदता कोई नहीं है। खरीदते क्या है? वही जो बेसिक से शॉट जो हर एड में देखते हो कि एक फैमिली है, मदर फादर दो बच्चे, चारों ने एक दूसरे को हक किए हुए स्माइल करके कैमरे में देख रहे हैं, हो गया शॉट, बेस्ट सेलिंग शॉट। तो पैशन के बाद भी करना तो वही पड़ रहा है जो क्लाइंट कह रहा है, चाहे उसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। और कोई भी पैशन हो, कैसा भी हो, एक पॉइंट के बाद में जाकर के बोरिंग हो जाता है, ये भी समझना होता है। तो अब क्या होता है कि अगर तो आपका प्रोफेशन है तो चाहे वो बोरिंग है या नहीं है, करना है तो करना है, क्योंकि पैसा वहीं से आना है। बट अगर उसको आपने अपना प्रोफेशन नहीं बनाया है, इन दोनों को स्मार्टली अलग अलग रख दिया है, अपने पैशन को प्रोफेशन को, तो फिर क्या होता है कि जहां आपको बोरिंग लगने लग जाता है, आप उस काम को बंद कर सकते हो या ट्रैक को चेंज कर सकते हो, कुछ और करो। आपने अभी बताया कि ओवर थिंकिंग इज गुड। नाउ इफ आई आस्क यू कि ओवर थिंकिंग लीड्स टू डिप्रेशन, एंड वो इतनी मतलब कुछ चीजें जो हुई नहीं है हम उसके बारे में सोचते रहते हैं फुल डे, एंड वही सोचना आई गेस दिस इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग फॉर मी इन माई केस। एंड हम उसी चीज को सोच के सोचते हैं कि बस ऐसा होगा तो क्या होगा, तो मेरा रिएक्शन इस बेसिस पे कैसा होगा। मैं वो चीज कभी स्टॉप नहीं कर पाती हूँ। आपने कहा कि ओवर थिंकिंग चलती रहती है दिमाग में, फ्यूचर से रिलेटेड सोच करके कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। दैट लीड्स टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन, क्योंकि अगर एक ही थॉट को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे अपने माइंड में और वो थॉट कंक्लूड नहीं होगा, एंड नहीं होगा, तो वो लूप बन जाएगा, और उस लूप को ही स्ट्रेस बोलते हैं। फिर हमारी बॉडी के लेवल पे भी स्ट्रेस क्रिएट होगा। जैसे ब्रेन के लेवल पे आप बहुत ज़्यादा सोचोगे और अगर आपकी जो अवेयरनेस है वो एक पर्टिकुलर लेवल की है, यानी कि आप अवेयर हो अपनी बॉडी को लेकर के, तो आप देखोगे स्टमक में कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं। मतलब सोच रहे हो दिमाग में, लेकिन स्टमक में कुछ सेंसेशंस हो रही हैं। स्टमक के लेवल पे प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, डाइजेशन के लेवल पे प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? जो स्पेसिफिकली आपने पूछा कि फ्यूचर से रिलेटेड मेरे माइंड में बहुत सारे सिनेरियोज क्रिएट हो जाते हैं जिसको लेकर के ओवर थिंकिंग चलती रहती है। तो जो भी वो सिनेरियोज हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, कुछ गिने चुने होंगे। वो मैं बताता हूँ क्या होंगे। एक रिलेशनशिप से रिलेटेड होगा तो उसका वर्स्ट केस भी देख लो, बेस्ट केस भी देख लो, मिड केस भी देख लो। वर्क से रिलेटेड होगा, काम से रिलेटेड, बेस्ट केस देख लो, मिड केस देख लो, वर्स्ट केस देख लो, तीनों की प्लानिंग कर लो। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। मतलब कि अगर आप बैठे बैठे सोचते रहे तो क्या उससे ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व होने वाली है? क्योंकि आप जो सोच रहे हो फ्यूचर में कि ऐसा हो सकता है, एक्चुअल में हो सकता है वही सोच रहे हो। कभी क्या आप ये सोच करके परेशान होते हो कि कल मेरे घर के बाहर एलियंस आ जाएंगे, वो कब्जा कर लेंगे? ऐसा सोचते हो? नहीं। यहां तक कि आप अर्थक्वेक के बारे में भी नहीं सोचते, जिसकी होने की पॉसिबिलिटी हो सकता है उससे बहुत ज्यादा हो जिसके बारे में आप सोच रहे हो।
Right. सीस्मिक जोन 4 में रह रहे हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो आप सोच रहे हो ना कि ऐसा होगा 10 साल बाद, उससे पहले आप मर ही जाओगे Correct. मलबे में दब करके। लेकिन हम उसके बारे में नहीं सोच रहे। तो आप किसके बारे में सोच रहे हो? वो जो हो सकता है, तभी तो प्रॉब्लम हो रही है। अब आप ये समझो कि आप सोच क्या रहे हो। फिर आप ये सोच रहे हो कि मेरी ये रिलेशनशिप है, इसमें कल को ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, ये जॉब है, कल को ये जॉब चली गई तो क्या होगा, यही सब तो सोच रहे हो। तो हर एक चीज का एक बैकअप प्लान बना लो। सर इसमें एक प्लस और है मेरे तरफ से, जो मेरा पर्सनल होता है कि ये हुआ तो क्या होगा और इस पे मेरे को गुस्सा आया तो मैं क्या करूंगी। सो आई हैव एंगर इश्यूज ऑन दैट समटाइम्स। तो वो मुझे ऐसा लगता है मैं वो कैसे काम डाउन करूं, अगर ऐसा हुआ तो मुझे इस बेसिस पे बहुत गुस्सा आएगा, हाउ विल आई रिएक्ट। इसी आर्ग्यूमेंट को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने कहा कि मैं ये सोच करके परेशान होती हूं कि अगर ऐसा हो गया तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन इमेजिनरी सिचुएशन, आपसे रिलेटेड नहीं है, जनरल है कि कोई इंसान मैरिड है, अब वो ये सोच रही है बैठ करके कि मेरा पति है, उसका अफेयर कहीं हो, मुझे ना पता हो, दैट्स ओके, बट अगर मुझे पता लग गया तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। तो इस आर्ग्यूमेंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। गुस्सा आ गया तो क्या हो जाएगा? दुनिया खत्म हो जाएगी, भूचाल आ जाएगा, क्या हो जाएगा? सामने वाला भी गुस्सा करेगा, ठीक है, उसको भी आ गया, क्या हो जाएगा? एक्सप्लेन इट टू मी। रिलेशनशिप खराब हो जाती है। नहीं, क्यों रिलेशनशिप खराब हो जाएगी? व्हाई आर यू सेइंग दैट? अच्छा एक बात बताओ, आपने कहा रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, आपके माँ बाप के बीच में कभी लड़ाइयाँ हुई हैं? नहीं हुई हैं? कितनी हुई हैं और कितनी बड़ी बड़ी हुई हैं? हो गई रिलेशनशिप खराब या अभी भी साथ में रह रहे हैं? जब भी हमारी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होती है तो गुस्सा आना नेचुरल है। गुस्सा सिर्फ इंसानों को नहीं आता, जानवरों को भी आता है। जानवरों को भी छेड़ करके देखो, तो कोई भी किसी को छेड़ता है तो गुस्सा आना नेचुरल है। अब आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो कि मेरे को कोई तंग तो करे लेकिन मुझे गुस्सा ना आए। क्या ऐसा हो सकता है? पूरी जिंदगी जीते रहोगे इस कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन एंगर में, जो कभी सच होने ही नहीं वाला है, और इसकी वजह से और ज्यादा गुस्सा आएगा क्योंकि अननेसेसरी एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। अगर ध्यान से मेरे साथ साथ में देखोगे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ की सॉल्व होगी। अंदर से हम सबके अंदर गुस्सा है, बट हम अपने इस सच से डर रहे हैं। झूठ से डरो तो फिर भी एक बार को समझ आता है, भूत से डर रहे हो, हाँ ठीक है, समझ आ रहा है, बेवकूफ हो। लेकिन सच से कौन डरता है? मतलब ये सच है कि हम सबके अंदर गुस्सा है। क्या ये सच है, झूठ है? ये मेरी अपनी कोई इमेजिनेशन है। कोई उसको किसी तरीके से एक्सप्रेस करता है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। एक्सप्रेशन का तरीका अलग अलग है। गुस्सा तो सब में है। गुस्सा मतलब क्या? जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है तो गुस्सा आता है। अब कोई आकर के आपको कह रहा है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो, उसको बोलो तू बेवकूफ है। अगर उसको गुस्सा ना आए तो मेरा नाम बदल देना। क्या हो गया भाई साहब? अभी तो आप कह रहे थे गुस्से को कंट्रोल करो, क्या हो गया? आपको इतना गुस्सा क्यों आ गया? बट गुस्से में इतना कुछ निकल जाता है, मुंह से इतना कुछ निकल जाता है। तो सामने वाले के भी निकलता है, प्रॉब्लम क्या है? इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? हर्टिंग समटाइम्स, नो ये सर कि ये सब नहीं बोलना चाहिए था यार। तो हो गई ना रियलाइजेशन, अच्छा है ना? कईयों को नहीं होती है। ऐसा होता है कि आप खुद भी उतनी कुछ बोल देते हैं, समटाइम्स बाद आपको रियलाइज होता है कि ये नहीं बोलना चाहिए था, या ये सामने वाले को भी नहीं बोलना चाहिए था। आपको मेरे से क्या जवाब चाहिए? वो जो आप सुनना चाहते हो या वो जो सच है? जो सच है। तो सच ये है कि मैच्योरिटी इसे कहते हैं कि गुस्से में कही हुई बात कोई मैटर नहीं करती है अगर रिलेशन अच्छा होता है तो गुस्से में आपने क्या कहा, उसने क्या कहा, ये आज नहीं तो कल एक पति पत्नी को समझ आ जाती है। जिनको समझ नहीं आती है वो अलग हो जाते हैं, जिनको समझ आ जाती है वो साथ रहते हैं। ये एक्चुअल सॉल्यूशन है। जो आप सॉल्यूशन चाह रहे हो वो सॉल्यूशन नहीं है। आप क्या चाह रहे हो? खुद को बदलना चाह रहे हो। अच्छा, खुद को बदला जा सकता है? हाँ, बताता हूँ कैसे। अपना जो भी काम धंधा कर रहे हो सब छोड़ दो। 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए कोई जगह बताऊंगा, वहां पर जा करके बैठ जाओ। सुबह से रात तक सिर्फ बैठना है, अपने थॉट्स को देखना है, और जब वो गुस्सा ट्रिगर होता है उस पॉइंट पे देखना है कि एक अंदर सेंसेशन उठती है, वो सेंसेशन उठेगी बट आपको रिएक्ट नहीं करना है। तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पर जा करके आप उस पर्टिकुलर जगह पे अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाओगे, बशर्ते आप उसी जगह पे रहो, सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां पे चले जाओ। क्योंकि जैसे ही आप वापस आओगे, वापस से वही हो जाएगा जैसे आप हो अंदर से एक्चुअल में पिछले 30 साल से। कुछ नहीं बदलेगा। You mean meditation doesn't help sometimes? मेडिटेशन हेल्प्स अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बशर्ते कि आपको पता हो कि मेडिटेशन होती क्या है। वी यूज दीज वर्ड्स, मेडिटेशन। डू वी नो व्हाट मेडिटेशन इज? क्या होती है मेडिटेशन?
ध्यान इनर ध्यान क्या होता है? ध्यान करना होता है या ध्यान देना होता है? देना दोनों। ध्यान करते कैसे हैं? करने की चीज है ध्यान। नहीं, जैसे वॉक करो, समझ आता है। खाना खाओ, समझ आता है। ध्यान करो मतलब क्या करें? ध्यान में ध्यान करने की चीज नहीं है, अच्छे से समझ लो मेरी इस बात को। ध्यान देने की चीज है। ध्यान दो मेरी इन बातों पर या लाइफ के ऊपर, दैट इज मेडिटेशन। ध्यान दोगे लाइफ पे तो लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लोगे। नहीं दोगे तो फालतू के क्वेश्चंस पूछोगे। फालतू के क्वेश्चंस क्या होते हैं जो आप इधर उधर जा करके पूछते हो, या मेरे से भी बहुत लोग पूछते हैं कि सर ऐसा कैसे हो कि हमारी ओवर थिंकिंग बंद हो जाए। आप मुझे बताओ आपको क्या बनना है? सड़कों पे जाओ, आपको बहुत सारे ऐसे जानवर बैठे हुए दिखेंगे, सड़क के बीच में बैठे हैं। आप हॉर्न बजाओ, आप कुछ भी करो, वो हिलेंगे ही नहीं अपनी जगह से, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे बनना चाहते हो क्या? ओवर थिंकिंग छोड़ो, थिंकिंग भी नहीं है तो वापस से जानवर बनना चाहते हो? या ऐसा इंसान बनना चाहते हो कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, कैसी भी आए, किसी भी लेवल की आए, उसका ऐसे सॉल्यूशन निकाल दो? तो ऐसे कैसे बनते हैं ये पूछो। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। जो माइंड को समझता है इंसान, वो इंसान आपको बड़ी आसानी से थॉटलेस स्टेट में ले जा सकता है कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर। आई कैन टेक यू इन अ थॉटलेस स्टेट इन सेकंड्स। अभी देखना है, डेमो देखना है। अपने आप से एक सवाल पूछो सिंपल सा, आंखें बंद नहीं करनी है, ध्यान देना है, ध्यान करना नहीं है। ध्यान से अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, देखता हूं मैं अभी इस वक्त अपने अंदर अपने आप को क्या बोल रहा हूं या क्या बोल रही हूं। नथिंग मिस्टिकल अबाउट इट। जैसे हम बोलते हैं, अभी मैं बोल रहा हूं, आप भी बोलते हो, बोलते रहते हो ना सुबह से रात तक। ऐसे ही हम अपने अंदर भी तो बोलते हैं ना। देखो क्या बोल रहे हो अपने अंदर अभी इस वक्त। जैसे बाहर हल्की सी आवाज हुई, उसके बारे में बोला ना, तो क्या ऐसा नहीं हो रहा कि बीच बीच में कुछ बोल रहे हो, यानी कि सोच रहे हो, और बीच बीच में कुछ नहीं बोल रहे हो। यस इसको थॉटलेस स्टेट बोलते हैं। इसमें क्या मिस्टिकल है? और कितने सालों की प्रैक्टिस लगी यहां तक पहुंचने में। देयर इज नो थॉट विदाउट अ वर्ड। वर्ड इज थॉट। वर्ड गिवन टू अ पर्सन और अ थिंग इज कॉल्ड थॉट। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि इस स्टेट में आप कितनी देर रह सकते हो? 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, चलो मान लो 24 घंटे भी रह लिए। बट ये सब कुछ देर के लिए ठीक है, कुछ दिनों के लिए ठीक है, वो भी तब जब आप अपनी लाइफ की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस थॉट से निकाल चुके हो, और अब आपको उस थॉट की जरूरत नहीं है, तब इसकी जरूरत पड़ेगी। जब आप इतने इंटेलिजेंट हो जाओ, इंटेलिजेंट का मतलब क्या कि लाइफ में जो भी करने लायक है वो सब कर सको, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब जा करके जो इंटेलिजेंस है ये आपके लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपको अपने सर्वाइवल की टेंशन नहीं है, आपको पैसे की टेंशन नहीं है, आपके पास में कंफर्टेबल लाइफ है, एक अच्छा रिलेशन है, सब कुछ सही है, अपनी हेल्थ को भी आपने मेंटेन कर लिया है एक पर्टिकुलर लेवल तक। अब थॉट का क्या करोगे? थॉट किस लिए चाहिए होता है? कुछ करने के लिए। यस थॉट दो तरीके का होता है। एक होता है यूजलेस थिंकिंग, जो लूप में गोल 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 घूमती है, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई एंड नहीं है। इतना आपको पता होना चाहिए कि वो थॉट जो भी आपके माइंड में चल रहा है वो सोचने से कुछ होगा या नहीं होगा, उसको सोचने का कोई फायदा है या नहीं है। अगर फायदा नहीं है फिर भी आप सोच रहे हो तो आपको मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, आप बेवकूफ हो। पहले अपनी समझदारी पे काम करो। इतनी सी बात को मेरी समझो कि जो फालतू की चीजें सोचते हो वो सोचना बंद करो, और जो काम की चीजें हैं वो सोचना शुरू कर दो। इसको दूसरे तरीके से बोलूं तो जब काम की चीजें सोचना शुरू कर दोगे तो फालतू की चीजें सोचने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। इतना पता है कि क्या काम का है क्या फालतू का है? यस तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में काम का क्या है और फालतू का क्या है? फालतू का है कि एक प्रॉब्लम को डायरेक्टली ना देखना, इनडायरेक्टली देखना, कि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स घुसा देना कि मेरा ये बिजनेस है, उसमें ये वो ये पूरा एक खिचड़ी बना देना अपने माइंड में, और उसमें गोल 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 घूमते रहना। उससे क्या होगा? अननेसेसरी जो काम होना चाहिए, यानी कि बिजनेस में प्रॉफिट आना चाहिए, वो नहीं आएगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा। थ्योरेटिकली इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन हो जाएगा, बैठ करके कुछ भी कॉन्सेप्ट्स बनाते रहो और वर्ड्स में ही खोए रहो। Those words could be distraction, those words could be patience। इस सब का प्रॉफिट से क्या कनेक्शन है? सीधा पॉइंट पे आओ ना, प्रॉफिट।
बिजनेस का दूसरा मतलब क्या है? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे होगा, उस पर आ जाओ और वहां पे ओवर थिंकिंग करो, दिमाग लगाओ कैसे होगा। तो वंस वी आर क्लियर विद दैट कि इन दोनों में से कौन सा काम का थॉट है और कौन सा काम का नहीं है। काम का मतलब क्या? एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकाल लो। फ्यूचर से रिलेटेड कोई एंजाइटी हो रही है माइंड में, तो थिंक अबाउट इट, क्यों हो रही है, क्या हो रही है। मान लो आपकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, अब आपको ये टेंशन हो रही है कि कल को मुझे कुछ हो गया या मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा। तो अपनी इंश्योरेंस करा लो, मर तो सकते ही हो। अब मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो, मैं यहाँ पे आकर के आपको ये बोलूं कि नहीं नहीं ये सब मत सोचो, क्यों सोचते हो, चुप चुप बोलो ना। अरे क्यों मरोगे, अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुमसे छोटी छोटी उम्र के बहुत लोग मर रहे हैं। तो कोई भी मर सकता है, कभी भी मर सकता है, तो उसका सॉल्यूशन निकाल लो। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा क्या होगा, कैसे होगा, उसकी प्लानिंग कर लो बेसिक सी। अब इसमें क्या होगा, जब शुरू शुरू में इस तरीके की अप्रोच आप पकड़ोगे तो आपके आसपास वाले लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होंगे, धीरे धीरे उनको आदत हो जाएगी कि ये तो थोड़ा अलग है इंसान हम लोगों से, या जो भी नॉर्मल सो कॉल्ड लोग होते हैं उनसे। सर इस सेंटेंस में कितनी सच्चाई है, और या फिर इसके साथ रहना चाहिए जस्ट गो विद द फ्लो। लोग कहते हैं कि जैसा हो रहा है ना होने दो, जस्ट गो विद द फ्लो। बिल्कुल बकवास बात है, बहुत बकवास। हाँ इससे बकवास कोई बात हो ही नहीं सकती। गो विद द फ्लो, इस वक्त जो यंग जनरेशन है यानी स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, दे आर ऑल गोइंग विद द फ्लो। एंड व्हाट इज द फ्लो? सोशल मीडिया इज द फ्लो, यस, इंस्टाग्राम इज द फ्लो, रील्स इज द फ्लो, कंपैरिजन इज द फ्लो। फ्लो कहां पर है? इमिटेशन, कंपैरिजन, जेलेसी, टाइम पास करना, टाइम को किल करना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये है फ्लो। एक बच्चे को छोड़ दिया जाए उसके हालात पर और बच्चे को बोला जाए गो विद द फ्लो, तो बच्चा कहां जाएगा? वहीं जाएगा जहां उसको मजा आता है। और उस मजे की वजह से क्या होगा? वो फंस जाएगा। जहां से भी उसको मजा मिल रहा है, चाहे वो कोई चीज हो चाहे कोई इंसान हो, उसके ऊपर वो डिपेंड हो जाएगा। जहां से भी थोड़ा सा भी पेन मिल रहा है उन सबसे वो कट जाएगा, और जो भी उसके अपने होंगे वो उसको सही रास्ते पे लाना चाहेंगे, तो वहां से पेन मिलेगा। इन अदर वर्ड्स क्या हुआ उस बच्चे के साथ में? पेरेंट्स से कट गया और फालतू के जो लोग हैं उनसे जुड़ गया। तो क्या हुआ? गो विद द फ्लो। व्हाट इज गो विद द फ्लो? समझे? इसका एक दूसरा एक्सट्रीम भी है, वो क्या है? चेंज द फ्लो। मतलब क्या? पूरी दुनिया को बदल के रख देंगे। आज के बाद ना मैं ये मोबाइल को स्विच ऑफ करके अंदर रख दूंगा या अंदर रख दूंगी, मैंने ये वीडियो देख ली, अब मैं मोटिवेट हो गया हूं, आज के बाद इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा मैं। ये क्या हुआ? एक एक्सट्रीम से, जहां आपको एडिक्शन है मोबाइल से, 6 घंटे तक टाइम पास कर रहे हो, अब कह रहे हो मैं 1 मिनट भी हाथ नहीं लगाऊंगा। उसके बाद में उस थॉट पे टिके 1 घंटा 2 घंटा, ये भी मैंने ज्यादा बोल दिया। उसके बाद में फड़फड़ाए और जा करके मोबाइल निकाल करके ले आए। तो क्या हुआ? आपको ना तो फ्लो के साथ जाना है ना फ्लो को बदलना है। यू कैन नॉट चेंज द फ्लो, यू कैन जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ। और खुद की लाइफ में देखना है प्रॉब्लम की जड़ क्या है। जड़ ये है कि आपके पास में ढंग का कुछ करने के लिए है नहीं, ये अगर है भी तो आपको पता नहीं है कि वो काम करेगा या नहीं करेगा। 2 स्टेजेस आ गए अगर ध्यान से देखोगे तो। इन 2 कैटेगरीज में आप मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हो, या यहां पर भी जो लोग बैठे हैं उनको भी हम इन 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी है जिनको पता ही नहीं है कि उनको लाइफ में करना क्या है, तो व्हेन दे विल गो विद द फ्लो, तो वो क्या करेंगे वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास में कोई गोल ही नहीं है। तो वो कहीं ऐसी किसी जगह पे जा करके फंस जाएंगे जो उन्हें खुद भी नहीं पता है कि वहां से निकलना कैसे है। धीरे धीरे वो आलसी होते चले जाएंगे, धीरे धीरे वो ऐसे हो जाएंगे कि वो खुद को कभी बदल ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। दूसरे हैं जिनको पता है कि उनको क्या करना है, ये उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे कोई कुछ नहीं बताएगा। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? दिमाग बंद पड़ा है। करना क्या चाहिए? आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है, लेकिन उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो सीखने के लिए हमेशा अपने दिमाग को खुला रखना है। अब अगर तो वो जो कर रहा है वो सक्सेस के लिए जो करना पड़ेगा उससे अलाइंड है उसके एक्शंस, तब तो ये बहुत अच्छा है रास्ता। बट अगर वो अलाइंड नहीं है, उसके पास में कोई गाइड नहीं है, और फिर भी वो 1 पॉइंटेड फोकस के साथ में गोल की तरफ एक्ट करता चला जा रहा है, करती चली जा रही है, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, 99.99% चांस कि उसको सक्सेस नहीं मिलेगी। और जब वो फेल होगा तो उसका सब कुछ ही खो जाएगा। और जब वो फेल होगा तो वो इंसान पूरी तरह से अंदर से टूट जाएगा। ये नहीं टूटेगा जिसने कुछ किया ही नहीं, वो तो वेला है, वो तो बोझ है अपने माँ बाप के ऊपर। 30 साल का हो गया है, लेकिन उसके माँ बाप आज भी उसको सुबह से रात तक यही बोल रहे हैं कि जा बेटा कुछ कर ले। 30 साल का आदमी कुछ नहीं कर रहा है तो टूटेगा भी नहीं,
क्योंकि इसको आदत हो गई है एक कान से सुनने की, दूसरे कान से निकालने की। खाने पीने की टेंशन है नहीं, घर की टेंशन है नहीं, पिताजी की पेंशन आ रही है, बढ़िया लाइफ चल रही है। तो अब ये क्लियर हुआ आपको, ये जो दो कैटेगरीज है? जो आपने अभी दो कैटेगरी बताई ना, तो मैं इस वाली कैटेगरी का हूँ जो खतरनाक कैटेगरी है, जिसमें लोगों मतलब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। मैंने 4 साल जॉब की, कॉर्पोरेट छोड़ दिया अभी, मेरे लास्ट मंथ है ये। और इसी के मतलब जॉब का जो मेरा लास्ट ईयर था, तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे अपना खुद का बिजनेस डालना है, ठीक है। तो मैं अभी इंश्योरेंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने अपना खुद का ही लोन इंश्योरेंस इंडस्ट्री का स्टार्ट कर दिया है। तो हर कोई बोलता है कि आप अगर इसको एक्सपैंड करना है तो आप बिजनेस लोन ले लो या फिर फंडिंग उठाओ, ये कर लो वो कर लो, ठीक है। इनिशियली अब ये तो इधर से आ रहा है। इसके अलावा अगर हम घर पे जा रहे हैं तो घर पे अपने फैमिली के होते हैं कि शादी कर ले तो 26 साल का हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आई एम मेजरली कंट्रीब्यूटर, मतलब फैमिली में मैं ही कंट्रीब्यूट करता हूँ ज़्यादा, ठीक है। तो अब वहाँ से वो EMI के इश्यूज भी होते हैं कि हम वहाँ घर पे जाके उस पर फोकस करें। इधर से क्या आ रहा है कि आप बिजनेस पे फोकस करो, वहाँ से लोन लो, ये वो, तो हौच पौच क्रिएट हो जाती है कि ज़्यादा एडवाइस भी ना हमारे लिए थोड़ी सी हार्मफुल है। तो वो भी एक क्लैरिटी मिलना ना, वो भी थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी आपने जो बोला उसमें बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स आपने टच कर दिए हैं। जैसे एक आपने बात करी EMI की, तो अगर आपने जॉब छोड़ दी है, अभी अपना बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, तो बिजनेस से एकदम से तो पैसा आएगा नहीं। नहीं, मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, मुझे आ रहा है वहाँ पे अच्छा इनकम आ रहा है। रेवेन्यू आ रही होगी, प्रॉफिट थोड़ी ना आ रहा हो। प्रॉफिट है। कितना आ रहा है महीने का? जितना जॉब से आ रहा था उससे ज्यादा आ रहा है या उससे कम आ रहा है? इक्वली आ रहा है, इसलिए मैंने ये डिसीजन। इक्वल आ रहा है तो फिर EMI का पॉइंट कहाँ से आया? मतलब अब क्या है कि अब मेरे पास 2 सोर्सेज नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही सोर्स है। पहले 2 सोर्सेज थे, एक जॉब एक बिजनेस, ठीक है। अब मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये तो है। इनकम कम हो गई पहले से ओवरऑल। इनकम कम हो गई है, राइट। तो अब मुझे इसको अगर आगे एक्सपैंड करना है तो उसके लिए अब लोग बोलते हैं कि ये ले लो, अब फिर मैं एक और EMI ले लूँ उसके चक्कर में कि मेरे को ये बिजनेस स्टार्ट करना है और इसको एक्सपैंड करना है। फिर इसके अलावा अब जब घर जाओगे, ऐसा कौन बोलता है कि आप लोन ले लो इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए? क्योंकि जहां तक मैं इस बिजनेस को समझता हूं, जो आप टर्म इंश्योरेंस वाले बिजनेस की बात कर रहे हो, आपने क्या करा होगा, आपने किसी ना किसी इंश्योरेंस कंपनी की एजेंसी ली होगी, यानी मतलब यू मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट एजेंट वर्किंग फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी, राइट? इंडिपेंडेंटली आप काम कर रहे हो, राइट। तो इसमें लोन क्यों लेना है और पैसा क्यों लगाना है इस काम में? अभी क्या है ना, अभी ये सिर्फ स्केल करने के लिए, अभी जब मैं मेरा जो भी इनकम आ रहा है वो इक्वली आ रहा है, मतलब हर महीने 40-50,000 रुपीज मेरे बिजनेस से आ रहा है मेरे को, लेकिन इसको स्केल करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। नहीं 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 नहीं, अभी प्रॉब्लम कुछ और है। मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आपने कुछ ऐसे लोगों की वीडियोस देख ली हैं, पॉडकास्ट देख लिया है, या शार्क टैंक ज़्यादा देख लिया है, तो वो सब देखने की वजह से आपके दिमाग में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बैठ गए हैं बिजनेस से रिलेटेड कि अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो हमें पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए, लोन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। ये सब बकवास है। एक्चुअल जो बिजनेस होता है उसके लिए ये सब नहीं चाहिए होता है, अनलेस एंड अनटिल यू आर क्रिएटिंग अ वेरी बिग स्टार्टअप, जहां पे कि इनिशियली 2-4-5 साल तक पैसा बर्न होने वाला है और उसके बाद में 5 साल बाद जाके रेवेन्यू आएगी, फिर प्रॉफिट आएगा। अभी आप क्या कह रहे हो, आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो आज की डेट में भी प्रॉफिटेबल है, राइट। तो आपको लोन नहीं चाहिए, आपको फंडिंग नहीं चाहिए। उसको क्या करोगे? अगर आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो आपको बेसिकली ये क्रैक करना है कि जिस भी तरीके से आप मार्केटिंग कर रहे हो उसमें अपनी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे बढ़ाया जाए। यानी कि अगर आप एक एक्स अमाउंट खर्च कर रहे हो कैक पे, यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट पे, आप एक पर्टिकुलर अमाउंट स्पेंड कर रहे हो, वो आपको कैलकुलेट करना होगा अभी कितना स्पेंड कर रहे हो। और मान लो वो अभी आप स्पेंड कर रहे हो 1000 रुपए, जहां पे जाकर के एक कस्टमर आपके पास में आता है जो अभी इमीडिएट बिजनेस देता है मान लो 5000 रुपए का, जिसमें से 20% आपको मिल जाता है। 1000 लगाया, 1000 मिला, तो अब दिमाग ये लगाना है क्या 1000 लगा करके या 500 लगा करके 20,000 आ सकता है। अगर ये क्रैक कर लेते हो तो रेवेन्यू तो 5x हो गई ना। एग्जैक्टली। तो अगर अभी आप महीने का 50,000 रुपए कमा रहे हो तो 2.5 लाख पे पहुंच गए। अब 2.5 लाख खर्चोगे कैसे? क्योंकि खर्चा तो आपने कम कर लिया। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तो बिजनेस में वैसा नहीं चाहिए होता है जैसा इधर उधर दिख रहा होता है। एक्चुअल जो बिजनेस होता है उसमें आपको ये क्रैक करना होता है कि किस तरीके से कम कॉस्ट में आपके पास में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आ पाए। जैसे बिजनेस की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर उसको मेरे को आपको शॉर्ट में बताना हो कि इसमें आपको क्या चाहिए, कैसे करोगे इसको क्रैक, तो जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, अभी कितने हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आपके? क्योंकि अगर आप कह रहे हो मैं बहुत कमा रहा हूं तो बहुत कस्टमर्स भी होंगे। अभी महीने के 40-50 हो जाते हैं। और ये काम कब से कर रहे हो आप? लास्ट 1 ईयर से जॉब के साथ तो साथ। अब तक टोटल कितने कस्टमर्स हैं? 100+।
एक महीने के 40-50 और 100+, ये कैसे हो अभी रहा है? अभी स्केल हुआ है, अभी स्केल हुआ है। अभी 40-50 हो रहे हैं, पहले? पहले तो बहुत कम था, जब स्टार्ट किया था तो 10-15 या फिर 0 भी था। तो अगर अभी आपके पास में 100 कस्टमर्स हैं, ये 100 वो कस्टमर्स हैं जिन्होंने आपसे कोई ना कोई टर्म इंश्योरेंस कराई है। हाँ, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे हेल्थ ले लिया, लाइफ, सब कुछ है। एवरेज टिकट साइज क्या है? 10-15,000। 10-15,000। तो 100 कस्टमर इंटू 10,000, हम्म। यानी आप अब तक 10 लाख का बिजनेस जनरेट कर चुके हो। इसका कमीशन आता है ना, बिजनेस से ज़्यादा दे दिया है, लेकिन हमें तो 15% ही मिलता है ना एज एन एजेंट, 15-20% ही मिलता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इसके साथ साथ मेरा लोन का भी है, ठीक है, तो हम लोन में भी हैं। तो सब कुछ अपनी वेबसाइट की कॉस्टिंग हटा के, उन लोगों की सैलरी हटा के, तब आपको मैं बता रहा हूँ। तो जो आप 10,000 रुपये कह रहे हो, वो 10,000 रुपये आपका कमीशन है या उतने की उन्होंने इंश्योरेंस आपसे कराई है? एवरेज टिकट साइज है वो, कमीशन तो 1500 हुआ ना। कमीशन इस 1,500 रुपये, 1,500 इंटू 100, तो अब तक इस बिजनेस से आपने 1.5 लाख रुपए कमाया है। हाँ। उसमें 3 बंदों की सैलरी भी आप निकाल पा रहे हो। हाँ, निकाल लेता हूँ मैं। अभी क्या है ना कि स्केल हो रहा है, तो कभी कभी कम भी होता है, कभी ज़्यादा भी होता है, तो बिल्कुल ये नहीं है कि कंसिस्टेंटली आ रहा है। किसी महीने लोन का बिजनेस ज़्यादा होता है, किसी महीने इंश्योरेंस का ज़्यादा होता है। तो आपको पहले जो आपका बिजनेस मॉडल है उसको अच्छे से क्रैक करना होगा, इन द सेंस कि आपको ज़्यादा कस्टमर्स नहीं चाहिए। ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है आपका, उसमें आपको ये चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उन्हीं को आप क्रॉस सेलिंग कैसे कर सके। वो तब होगा जब उनको आपके ऊपर ट्रस्ट होगा। तो अब उस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए ऐसा क्या कर सकते हो जहां पे खर्चा जीरो है लेकिन रिटर्न बहुत ज्यादा है। अब इसमें फंडिंग कहां से आई, इसमें लोन कहां से आया, इसमें ईएमआई कहां से आई, या ईएमआई बीच में आ रही है तो जिस भी चीज की ईएमआई है, आई एम अज्यूमिंग गाड़ी की होगी। गाड़ी की है। तो अगर वो प्रॉब्लम कर रही है और एक तरफ से आपको बिजनेस भी बिल्ड करना है तो गाड़ी को बीच में से हटाना होगा ताकि वो प्रेशर हटे। समझ गया। दिस इज पार्ट ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंट क्या है कि आज आपके पास में गाड़ी रहे लेकिन बिजनेस लॉन्ग टर्म में ना चल पाए, या फिर गाड़ी हट जाए लेकिन बिजनेस लॉन्ग टर्म में इतना ग्रो कर जाए कि एक क्या 100 गाड़ियां आ जाए। 100 तो ज्यादा हो गया, 4 गाड़ियां आ जाए। तो वही मैंने कहा ना कि आप इस कैटेगरी में हो, यानी कि आप ये दूसरी कैटेगरी में हो जहां पर आपको पता तो है मुझे क्या करना है, बट अभी तक ये नहीं पता है कि उसको किस तरीके से करना है। लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है कि आपको ये लग रहा है कि मुझे पता है कि इसको आगे एक्सपैंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और वो जो आपको लग रहा है वो एक्चुअल में सच नहीं है। वो किसी भी ऐसे इंसान के साथ बैठोगे जो एक्चुअल में बिजनेस को समझता है, थोड़ी देर के अंदर अंदर पेपर पेन ले करके ऐसे ऐसे फैक्ट्स उठा करके आपके सामने रख देगा आपके बिजनेस के, कि आपके जो सारे प्री कंसीव नोशंस है वो टूट जाएंगे। मतलब हवाई बातें सारी हट जाएंगी, एकदम जमीन पे आ जाओगे। उसको रियल बिजनेस बोलते हैं। बिजनेस हैज गॉट नथिंग टू डू विद जैसा आपको लग रहा है, ग्राउंड रियलिटी को समझ के उसके हिसाब से एक्ट करना होता है। जैसे आपको क्या करना है कि इस बिजनेस में वो लोग जो सक्सेसफुल हैं, और इस बिजनेस में तो मजे की बात क्या है कि जिस भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में आप जुड़े हुए हो उनकी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, मीटिंग्स होती रहती हैं, तो वहां पर आप जाते रहते होगे, औरों से भी मिलते होगे। बिल्कुल। तो आप तो सबसे कनेक्टेड हो, जहां पर सब एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। सीखने वाला होना चाहिए। तो वहां पर तो आपको जा जा करके ऐसे जो लोग जो सक्सेसफुल हो रहे हैं वहां पर उनके साथ में जाना है, उनके पास में जाके टाइम स्पेंड करना है। किसी भी बहाने से थोड़ा बेशरम बनना होगा। मतलब मान लो किसी पर्टिकुलर सिटी में कोई रहता है तो आप एक्चुअल में नहीं जा रहे वहां पे, लेकिन उनको आपने फोन किया कि अगले हफ्ते मैं वहां पर आ रहा हूं, आप हो ना? तो क्या कहेगा? नहीं हूं मैं। वो कहेगा आ जाओ, घर आ जाओ, लंच करते हैं। तो वहां से हो सकता है आप कुछ ऐसा सीख जाओ जो वो एक चीज सीखोगे वो एक तरफ, और जो भी अपने माइंड में बैठ करके सोच रहे हो वो सब एक तरफ। बट ये सब काम अपने आप नहीं होता है, ओवर थिंकिंग से नहीं होता है, गोइंग विद द फ्लो से नहीं होता है, करना पड़ता है। तो हैव अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड विद वन पॉइंटेड फोकस। इन अदर वर्ड्स, जब भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन होता है, किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो यू आर नॉट इन फ्लो। बट जब कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, बिल्कुल क्लियर होता है कि अभी क्या करना है, कैसे करना है, तो यू आर इन अ स्टेट ऑफ फ्लो। उसको अचीव करना है। सर पास्ट से कैसे निकले अपने? लाइक ओवर थिंकिंग में फ्यूचर तो बोल दिया, पर पास्ट की कुछ चीजें हैं जिसका हम ओवर थिंक करते हैं कि ये गलत हो गया या इसका क्लोजर नहीं मिला, तो उससे प्रेजेंट पे बहुत फर्क पड़ता है। पहले आपको ये समझना होगा आप पास्ट में एक्चुअल में हो भी या नहीं हो, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्या इम्प्लाइड है कि अभी आप पास्ट में हो और आपको पास्ट से निकलना है। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि क्या आप एक्चुअल में पास्ट में हो? फॉर एग्जाम्पल,
आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, शादी हुई, डिवोर्स हो गया। अब अगर आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो कि पास्ट में से कैसे निकले, तो मैं आपको जवाब दूंगा, डिवोर्स हो गया ना, तो पास्ट से तो आप निकल चुके हो। हाँ, अगर डिवोर्स नहीं हुआ होता तो ये क्वेश्चन उठता कि वो जो पास्ट है, जो अभी भी प्रेजेंट में हमारे साथ में है, उससे कैसे पीछे छुड़ाएं। पास्ट में आपके साथ में बचपन में कुछ गलत हुआ, क्या अभी हो रहा है? नहीं, तो आप पास्ट से निकल चुके हो। बस इतना सा समझना है। इफ यू आर सेइंग पास्ट से रिलेटेड ओवर थिंकिंग कैसे खत्म हो, तो पहले आपको देखना होगा कि क्या वो पास्ट, जिसको हिंदी में भूत भी बोलते हैं, क्या वो एक भूत है? अगर भूत है तो उससे छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि भूत है ही नहीं और कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इस सच को देख लेना है कि वो भूत है और छूट गए। और अगर मेरी इतनी सी बात समझ आ गई तो अभी छूट गए, कल नहीं, परसों नहीं, 2 साल की मेहनत के बाद नहीं। कोई टेक्निक नहीं दे रहा मैं आपको, टेक्निक तब देता जब भूत होता, कोई रास्ता नहीं बता रहा। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। वही मैंने कहा ना, ध्यान करना नहीं है, ध्यान करते रहो बैठे बैठे 10 साल तक कि पास से फ्री होना है। होके दिखा दो। कोई इंसान जिसके ऊपर भूत चढ़ गया है, उसको बोलो ध्यान कर बैठ करके, कभी वो फ्री हो पाएगा? या जब वो ध्यान करने बैठेगा तो वो भूत और ज्यादा उसके ऊपर चढ़ जाएगा। कभी मेडिटेशन करी होगी तो मेरी बात समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूं। एक ऐसा इंसान जिसको गलतफहमी है कि भूत है, और उसको बिठा दो एक अंधेरे कमरे में ध्यान करने के लिए, वो भूत और पावरफुल हो जाएगा उसके ऊपर। इसको बोलते हैं मेडिटेशन के साइड इफेक्ट्स। उसको करना क्या है? कोई ध्यान नहीं करना है, उसको ध्यान देना है किसी ऐसे इंसान की बातों पे जो आकर के उसको कह रहा है इधर बैठो, आराम से बात करते हैं। कहां है भूत? दिखाओ। कहां है वो पास? दिखाओ। वो है ही नहीं, तब क्या करें? यू गॉट द आंसर? आई होप ये जो हमने डिस्कस किया आज, ओवर थिंकिंग रिलेटेड टू फ्यूचर, रिलेटेड टू पास्ट, रिलेटेड टू वर्क, बिजनेस, सारा कुछ कवर हो गया इसके अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट।